17 फरवरी 2020 रात के 8 बज रहे होंगे तभी रेवंत अपने क्लिनिक से अपने घर आता है और जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है उसकी चीख निकल जाती है। चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और वो लोग जैसे ही रेवंत के कमरे में दाखिल होते हैं उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि कमरे में खून से लथपथ कविता की डेड बॉडी पड़ी है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, मानो जैसे कोई चोर अंदर आया और उसने कविता की हत्या की और घर का सारा सामान लूट कर ले गया। फिर उन लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और फिर पुलिस तुरंत उस मौके वारदात पे पहुंची और जब पुलिस आकर देखी तो उसने देखी कि कविता के गर्दन पे तेज हथियार से वार किया गया है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, मानो जैसे कोई चोर आया और सारा सामान लूट कर ले गया। फिर पुलिस इस बात को ध्यान में रखते हुए रेवंत से पूछताछ शुरू करती है कि बताओ ये सब कैसे हुआ। तो फिर वो बताता है कि रेवंत और कविता कर्नाटक के कदूर में रहते थे और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिसमें एक की उम्र 5 साल और दूसरे की उम्र 11 महीने थी। रेवंत की एक दांत की क्लिनिक भी थी जिसपे यह सुबह में जाता था और रात को 8 बजे तक आ जाता था और ठीक आज ऐसे ही सुबह में गया था और जब रात को लौटा तो इसने देखा कि कविता की डेड बॉडी पड़ी है और वो भी खून से लथपथ। रेवंत बताता है कि घर में चोर घुसा था जिसने पहले कविता की हत्या की और फिर घर का सारा सामान लूट कर ले गया। फिर पुलिस इस रेवंत की बयान पे एफआईआर दर्ज कर लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अपना छानबीन शुरू कर देती है। और जब पुलिस रेवंत की कमरे की तलाशी ले रही थी तो पुलिस ने ये चीज नोटिस किया कि घर में सामान की चोरी तो हुई है लेकिन घर में कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। पुलिस को कुछ गड़बड़ लग रहा था कि तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है जिसमें यह पता चलता है कि कविता के गला को किसी धारदार हथियार से नहीं बल्कि एक सर्जिकल ब्लेड से काटा गया है और उसके साथ ही उसके बॉडी में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया है और वो भी ओवरडोज में। ये बातें सुनते ही पुलिस की नजर रेवंत की तरफ जाती है क्योंकि ये सारी चीजें रेवंत की तरफ ही इशारा कर रही थी, क्योंकि रेवंत एक डॉक्टर था और यही यूज कर सकता था सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया। फिर पुलिस बिना देरी किए रेवंत को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है तो वहीं फिर पिछला वाला जवाब ही रिपीट कर देता है कि बस चोर आए, चोरी करके लूट कर ले गए और कविता को मार दिए। फिर पुलिस इसकी ये बातें सुनने के बाद इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि कविता के मरने के बाद रेवंत किसी महिला से 2-2 घंटा 3-3 घंटा बात करता था दिन भर। फिर पुलिस सोचती है कि ये महिला कौन है जो कविता के मरने के बाद भी रेवंत उससे बात कर रहा है। अब पुलिस को उस महिला पे भी डाउट होने लगता है। फिर पुलिस दोबारा बार में रेवंत को बुलाती है थाने में, लेकिन वह आने में बहुत देर कर देता है। पुलिस कई घंटे इंतजार करती है उसका लेकिन वह नहीं आता है। फिर पुलिस सोचती है कि अब मुझे ही चलना होगा, क्योंकि पुलिस पहले जब भी इसको बुलाती थी ये टाइम से पहले ही आ जाता था, लेकिन इस बार ये क्यों नहीं आया। फिर पुलिस रेवंत के घर के लिए निकल ही रही थी कि तभी पुलिस को कॉल आती है जिसमें यह बताया जाता है कि रेलवे फाटक पे एक आदमी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। फिर पुलिस बिना देरी किए पहले उस डेड बॉडी के पास जाती है और वहां जाकर उस डेड बॉडी को जैसे ही देखती है पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि उसी रेवंत का था। अब पुलिस ये सोचने लगती है कि अब इस रेवंत की हत्या किसने कर दी, रेवंत ने खुदकुशी की है या किसी और ने इसकी हत्या की है। वहाँ पे छानबीन करने के बाद पुलिस इसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस अब ये सोचने लगती है कि पुलिस अब करे तो करे क्या, क्योंकि पुलिस को जिस पे डाउट था वो तो मर गया, अब पुलिस अब आगे करे तो करे क्या। फिर पुलिस अपने तीसरे टारगेट पर जाती है, यानी उस महिला के पास जिस महिला से ये रेवंत बात करता था, क्योंकि अब पुलिस के पास अब वही एक आदमी था जो बता सकता था कि आखिर इस सब के पीछे हाथ किसका है। फिर पुलिस उस महिला की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि उस महिला का नाम हर्षिता है और वह बेंगलुरु के राजेश्वरी इलाके में रहती है। फिर पुलिस हर्षिता के घर के लिए रवाना होती है और जब पुलिस वहां जाकर पहुंचती है तो पता चलता है कि हर्षिता ने खुदकुशी कर ली है। ये बातें सुनते ही पुलिस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब ये केस सुलझने की बजाय और उलझते जा रहा था कि आखिर बात है तो है क्या, क्योंकि पुलिस को जिस पे भी शक होता था उसकी जान चली जाती थी। अब पुलिस करे तो करे क्या। फिर पुलिस हर्षिता के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और हर्षिता के घर की तलाशी शुरू कर देती है। तलाशी के दौरान पुलिस को हर्षिता के घर में बहुत सारा ज्वेलरी मिलता है जो ज्वेलरी रेवंत का था, क्योंकि जब रेवंत कंप्लेन दर्ज करवाया था तो पुलिस ने उस गहने की फोटो ले ली थी और वो गहना सेम इसी गहने से मैच कर रहा था। अब पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि ये गहना इसके पास आया तो आया कैसे, और इधर पुलिस पे अब और दबाव पड़ रहा था क्योंकि इधर एक पे हत्या होते जा रही थी और इधर केस सुलझने की बजाय और उलझता ही जा रहा था। इसलिए जब पुलिस पे दबाव पड़ने लगता है तो पुलिस अपना काम और तेजी से शुरू कर देती है।
तो फिर पुलिस को पता चलता है रेवंत और कविता के शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रही थी कि तभी इसी बीच रेवंत की दोस्ती एक महिला से हो जाती है फेसबुक के माध्यम से, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि यही हर्षिता थी। और जब इस महिला से दोस्ती रेवंत की हो जाती है तो फिर इन लोगों में बातचीत शुरू हो जाता है, और बातचीत होते होते धीरे धीरे इन लोगों में कब प्यार हो जाता है इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब रेवंत हर्षिता के प्यार में इतना पागल हो गया था कि अब इसे ये शादी करने के लिए बोल रहा था। ये भूल गया कि ये शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी है, और उधर वो हर्षिता थी, उसके भी 1 बच्चे थे, लेकिन वो भी इसे शादी करने के लिए बोल रही थी। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि जब तक इसकी बीवी यानी कविता है ये दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। फिर रेवंत के दिमाग में एक प्लान आता है और वो प्लान होता है कविता को मारने का। फिर 17 अगस्त 2022 को ये रेवंत अपने दोनों बच्चों को अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है और इस कविता को इनेस्थीसिया देकर इसे बेहोश कर देता है धोखा से, और फिर इनेस्थीसिया डालने के बाद उसका गर्दन काट देता है और घर का सारा सामान बिखेर देता है और घर का सारा ज्वेलरी लेकर हर्षिता को दे देता है। लेकिन जब रेवंत पुलिस के घर आती है और छानबीन शुरू करती है और जब इसको लगने लगता है कि अब ये पकड़ा जाएगा तो ये खुदकुशी कर लेता है, और इधर जब हर्षिता को पता लगता है कि रेवंत ने खुदकुशी कर ली है तो ये भी अपनी खुदकुशी कर लेती है, क्योंकि इसे लगता है कि अब पुलिस इस तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि रेवंत आत्महत्या कर ली तो इसे डर था कि मैं उससे बात करती थी इसलिए पुलिस मेरे पास भी पहुंच जाएगी, इसलिए ये भी आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों यही थी आज की कहानी। आप इस कहानी से क्या सीखे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।